नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा से लौटते ही अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात की। उन्होंने कहा कि 2047 का जो विकसित भारत का जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए सारे मंत्रालय एक तरह से जुटे रहें। ये कमिटमेंट है, हमारा वादा है, इस पे काम करें। साथ ही फाइलों को जल्दी निपटाएँ और भविष्य की बात सोचें। भूतकाल में जो यानी कि पास्ट में जो हो गया है उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन न करें। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें अपने मिनिस्टर को कही, जो प्रेज़ेंटेशन हुआ, उसके समानांतर जो इकोनॉमिस्ट हैं, भारत के जो अर्थशास्त्री हैं, उनमें एक बहस चल रही है कि रुपये को कितना गिरना चाहिए। जो हमारे 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया, उनका कहना है कि रुपये को गिरते रहना चाहिए और 100 तो सिर्फ़ एक नंबर है, यानी कि रुपया अगर 100 से ज़्यादा भी गिरे तो कोई इस पे कोई बहुत आपत्ति की बात नहीं है। उसके समानांतर पिछले कुछ दिनों में तमाम जो एक के बाद एक कई सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही है, जिसमें कि अरविंद सुब्रमण्यम ने ये बात कही कि रुपये का गिरना नेसेसरी है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि लेट रुपीज़ डू इट्स जॉब। डी सुब्बाराव जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि रुपये को गिरते रहने में आरबीआई अगर उसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि जो रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसको अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ज़रिए रोकने की कोशिश करेगा, तो न केवल आपके पैसे खत्म होंगे, बल्कि इससे कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं आएगा। सवाल ये है कि क्या रुपये का गिरते रहना ज़रूरी है या फिर रुपये की जो हालत है आज की तारीख में और जो भारतीय इकोनॉमी की हालत है कि चौथे से हम छठी नंबर पे पहुँच गए हैं और उसको लेकर किस तरह से वेस्ट एशिया क्राइसिस ने जो हमारे सामने चिंताएँ उत्पन्न की है, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो आज के कार्यक्रम में ही इन सवालों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हैं शीतल पी सिंह जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमें समझाएँगे पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में। शरद कोहली जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमें इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव को समझाएँगे कि रुपये का गिरना ज़रूरी है या फिर जो एसडीएम के प्रमुख यानी कि स्वदेशी जागरण मंच के प्रमुख ने ये बात कही है कि जो अरविंद पनगड़िया कह रहे हैं, वो एक तरह से बेतुकी बात है। रुपये के गिरने से भारत का जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है और कुल मिलाकर इन्फ्लेशन और तमाम ऐसे जो व्यवधान हैं, वो भारत के सामने उत्पन्न हो जाएँगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शीतल जी आपसे कि प्रधानमंत्री की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो संकल्प है, उसको कमिटमेंट को पूरा करने की बातें कही। लेकिन विकसित भारत का जो संकल्प है, वो तो तब पूरा होगा ना, जब 2026 को से हम निपट लेंगे। जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस है, जिस तरह से रुपए की खस्ता हालत है, आरबीआई को जिस तरह से पैसे बहाने पड़ रहे हैं, उसको लेकर भी अर्थशास्त्रियों में ढेर सारे मतभेद हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि पैसे बहाने की ज़रूरत नहीं है, रुपए को गिरने दो, जितना गिरेगा उतना बेहतर है। बहुत सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं, रुपए के गिरने से हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का जो अभी तक एक तरह से इन्फ्लेशन डबल डिजिट में नहीं पहुँचा है, वो डबल डिजिट में पहुँच सकता है। तो आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस आश्वासन को और भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो इस समय नाजुक हालत है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो मुझे एक पॉलिटिकल बयान लगता है। वैसे भी इतनी लंबी बात करना कि 47 में क्या होगा और क्या होना चाहिए और हम क्या करने वाले हैं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल बात है। रियलिटी हमारी जो हार्ड रियलिटीज है वो ये है कि आरबीआई अगर रुपए को रोकने के लिए डॉलर निकालता रहेगा, तो चूंकि डॉलर की आमद जो एफडीआई वगैरह से होनी थी, उसमें हम बहुत पिछड़ गए हैं पिछले 3 सालों में। इसका इस युद्ध से अभी संबंध हुआ है। हमारी ये परेशानी पुरानी है और ये बढ़ती चली गई है। और हमारे जो अर्थव्यवस्था का पूरा संचालन है, अब तो दरअसल ऐसे लोग जो सरकार के पक्ष में बहुत सारे तर्क अच्छे पत्रों में लिखते पढ़ते रहे हैं, हम उन्हें मान सकते हैं कि वो उनकी जो सोच समझ थी वो सरकार की सोच समझ के बहुत करीब रही है और मोदी जी के प्रशंसक रहे हैं। ऐसे ही एक लेख में अभी इंडियन एक्सप्रेस में जो लिखा गया, मैं उनका नाम स्लिप कर रहा हूँ, बहुत फेमस है। तो सुरजीत भल्ला साहब वो ने जो लिखा और जिसका कि बिल्कुल बिल्कुल काउंटर और उसका बिल्कुल काउंटर बिल्कुल भी आ गया है। रतिन रॉय जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी काउंसिल में भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो स्पॉटलाइट हंग्री हैं और वो पावर से एक तरह से उतर गए हैं, अब इसलिए अगली पावर की गद्दी की तलाश में, कुर्सी की तलाश में हैं। तो एक तरह से आपस में ही इकोनॉमिस्ट भिड़ गए हैं।
नहीं नहीं, ये इकोनॉमिस्ट नहीं भिड़े हैं, ये तो मतलब उन्होंने ज्यादा ही हलचल कर दी है। वो सज्जन आज भी मतलब इस सरकार के इस विचार के समर्थकों में से ही हैं। लेकिन अगर वो इस नतीजे तक पहुंचने पे मजबूर हैं तो वो फैक्ट्स हमारे उसकी ओर ले जा रहे हैं। देखिए, हमारा एमएसएमई सेक्टर जब से हमने नोटबंदी की है तब से हम उसे संभाल नहीं सके। ठीक है, हम ज्यादा जीएसटी में ज्यादा पैसा टैक्स के तौर पे वसूल ले रहे हैं, सरकार की के लिहाज से ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से हम उसे तबाह करने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो भ्रष्टाचार है, जो लाल फीताशाही है, ये सब जो हमारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये समस्या है, उसमें लगातार वृद्धि हुई है, कहीं कोई कमी नहीं आई। और नतीजा ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री में कैपिटल आ रही है, जैसा कि हमारी वित्त मंत्राणी ने बयान दिया था और उसके पहले हमारे आर्थिक सलाहकार ने भी बयान दिया था कि हमारे जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो हमारा कारपोरेट सेक्टर है, उसने पिछले वर्षों में सरकारी नीतियों से करीब 30% के आसपास उनका ग्रोथ, उनका वेल्थ ग्रोथ रहा है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए भारत को डेस्टिनेशन नहीं समझ रहे हैं, वो अमेरिका जाके पैसा लगाने गए हैं। अमेरिकन एम्बेसडर अनाउंस कर रहा है और वो जाके हमारे कारपोरेट सेक्टर के लोग अमेरिका में $20 बिलियन का अनाउंसमेंट करके आए हैं। अडानी साहब $10 बिलियन का अनाउंस कर चुके हैं। अंबानी साहब ने के लिए ट्रम्प साहब अनाउंस कर चुके हैं कि वो तो पता नहीं, उन्होंने तो बहुत बड़ी रकम बोल दी थी, लेकिन हम अगर उस इंडस्ट्री की एक छोटी सी कैपिटल साइज भी लें तो 15-20 बिलियन डॉलर की होती है वो। तो यानी करीब $50 बिलियन हमारे करोड़पति जो है भारत में लगाने की जगह अमेरिका में लगाने के वायदे अनाउंस कर चुके हैं। अब यहाँ जो है हमारी वित्त मंत्राणी कह रही है और हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर कह रहे हैं कि साहब यहाँ वो नहीं लगा रहे हैं पैसा भारत में। तो इसके उत्तर क्या है? आपने अपनी आर्थिक नीतियों के जरिए और उन पे टैक्स कम करके उनके बारे में फैसला करके उनको ही मदद की है। इसकी आलोचना दूसरी तरफ से आती है कि हमारा जो कारपोरेट सेक्टर है, एमएसएमई की पीठ पे चढ़ के हम उसे बहुत सहूलियत दे रहे हैं और वो सहूलियत पा रहा है। लेकिन बाकी सारे इस सेक्टर को हमने, जिसने 2008 में हमारी सुरक्षा की थी, उस पर हमने बर्बादी थोप दी है। और उससे हमारे बाजार में जो खरीदारी के आंकड़े हैं, परचेजिंग पावर हमें अब घटती हुई अपने समाज की बहुत बुरी तरह से दिख रही है। उसके असंख्य आंकड़े हैं, वो मैं उस पर जाने की बजाय एक जनरल बात कह देना चाहता हूँ। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि अगर हमारे सामान्य आदमी की परचेजिंग पावर कम रहेगी, बाजार में खरीदारी कम होगी, तो हम कैसे तरक्की करेंगे। और हमारी जो भी हमने फैसले किए हैं, उन फैसलों से बाजार में पैसा डालने की जगह बाहर के लोग यहाँ से निकालने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। पिछले, ये सिर्फ युद्ध के समय की बात नहीं है, उसके पहले से लगातार है। और ये इसमें कोई घटत नहीं हो रही है, लगातार इसकी वृद्धि हो रही है। युद्ध ने इन समस्याओं को और खतरे में डाल दिया है। क्योंकि हमने अभी पिछले अप्रैल में जितना हाइड्रोकार्बन खरीदा, वो करीब 5% कम है जो पिछले साल हमने खरीदा था उससे। जबकि औसतन हमारा 2.5-3% हर साल दर साल मतलब मंथ टू मंथ बढ़ जाता है। जैसे जो अप्रैल 25 में हमने हाइड्रोकार्बन खरीदा था और 24 में जो खरीदा था, उससे 2.5-3% हमने ज्यादा खरीदा था। हमने इस बार कम खरीदा क्योंकि बहुत महंगाई है इस क्षेत्र में, लेकिन हमने करीब 72% ज्यादा पैसा उसके लिए डॉलर दिया। और तो ये हमारी समस्या है कि अगर रिजर्व बैंक के पास जो उसने करीब 250-300 बिलियन की लिक्विडिटी तो गोल्ड में कन्वर्ट कर ली है, तो अब उसके पास जो कैश बचा है, अगर वो रुपए को बचाने में लगा देगा और बाहर से आने की ये जो स्थिति है उसमें कोई बेहतरी है नहीं। जो हमारा रेमिटेंस आता है 138-140 बिलियन डॉलर का, उसमें जो है वहां लड़ाई चल रही है, वो भी उसमें 12-13%, 15%, अलग अलग ये आंकड़े आए, भी कंफर्म नहीं हुए कितना प्रतिशत, लेकिन कम ही हो रहा, जाहिर है। वहां लड़ाई चल रही तो वहां जो मजदूर काम कर रहा है उसमें बहुत से तो लौट आए हैं और जो है वो भी अपना सब भेजने की जगह पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। और वो परिस्थितियां कब तक रहेंगी ये भी हमें नहीं पता, उनको भी नहीं पता। तो ये इस तरह की स्थिति में कोई वृद्धि तो होती नहीं है, ये सब घटत ही होती है। तो कुल मिला जुला के हमारे जो स्रोत है एक्सपोर्ट में, हमारे पास कोई जादू है नहीं, सिवाय सर्विसेज के जो एआई की मार से अगले 2 सालों में पिटना ही पिटना है। हमारे सारे जो टीसीएस से लेके जितनी ये सॉफ्टवेयर कंपनियों के अकाउंट्स हैं जो सर्विसेज में, जिनकी वजह से हमारा बड़ा पूल बनता है, इनको आप देख लीजिए मार्केट साइज इनका कितना तेजी से घट रहा है, क्योंकि भविष्य सामने दीवार पे लिखा हुआ है। 2 साल बाद एआई इनको सबको बहुत बुरी तरह से खा जाएगा। तो हमारे बिल्कुल। लिए बहुत भारी चुनौतियां हैं। तो 47 की बात करना या अगले शतक के बाद किसी और सेंचुरी की बात करना पॉलिटिकली ठीक हो सकता है, रियलिटी बहुत खराब है। रियलिटी वो है जो
एक 6 दिन में बनी हुई पार्टी के लिए 2 करोड़ 6 लाख लोग अब तक जेनजी वाले 18 से 30 साल वाले साइन कर चुके हैं उसके इंस्टा अकाउंट में। तो ये फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में, तो इन सिंबल्स को देखना चाहिए मुझे लगता है, और इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी तो ठीक ही। शरद जी, आपके हिसाब से रुपये को कितना गिरना चाहिए? और रुपया अगर गिरता रहे 100 के ऊपर क्रॉस कर जाए तब भी कोई चिंता की बात नहीं है? जो सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जो कि सरकार के समर्थक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि रुपये का गिरना ठीक है, गिरते रहे तो कोई बात नहीं है। देखिए 18 में देयर वाज एन इकोनॉमिस्ट, हर नेम वाज मिसेस बर्टन। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, और आपकी इस शो का जो थीम है उससे वो मैच करती है, कि जहाँ 6 इकोनॉमिस्ट बैठते हैं वहाँ 7 ओपिनियंस होती हैं। ठीक है, तो हम इकोनॉमिस्ट ग्लास आधा खाली हुआ है, ये आपका अपना अपना किया है। पूछा कि गिरना चाहिए, ये सवाल नहीं बनता कि रुपया कितना गिरना चाहिए, सवाल ये है कि रुपया इतना गिर क्यों रहा। इस पे हम जाते हैं। अभी जो ये हमारे साथ जो पैनलिस्ट है उन्होंने कहा कि हमारी विदेश से रेमिटेंसेस मिडिल ईस्ट में करीब 1 करोड़ आदमी काम करता है, कुछ की नौकरियां चली गई हैं। मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ मेरी रही है। आवाज साफ आ रही है आपको? तो जी कुछ जी आ की रही है। नौकरियां चली गई हैं, कुछ घर बैठ गए हैं, कुछ भारत वापस आ गए हैं। बमबारी हो रही थी यूएई में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, तो कुछ इस पे फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुवैत की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से रुपए के मुकाबले आप दिखाई दे रहा है। दैट इज द सेकंड। हमारे जो हम इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट करते हैं, में इस समय बहुत बड़ी मात्रा उस भारत में बन रहे हैं, जिसके कंपोनेंट्स हम जगह से हैं। बहुत बड़ा हमारा इंपोर्ट है इस प्रोडक्ट का, तो उसकी वजह इंपोर्ट बिल ज्यादा है। हमारा ट्रेड डेफिसिट इस समय नेगेटिव में है, माइनस में है, ये हम जानते हैं। और जिस तरीके से हमने सोना मंगाया पिछले साल, $72 बिलियन का हमने सोना, तो वो इम्पोर्ट वो भी उस फ्रंट पे बहुत ज्यादा था। तो हम एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो जब इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है तो ऐसी इकोनॉमी में करेंसी पे प्रेशर लगातार बना रहता है। आप अगर कंपेयर करेंगे पाकिस्तान, तो आंकड़े खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी करेंसी उसे ज्यादा डेप्रिशिएट करी है डॉलर के मुकाबले। करेंसी रिलेटिव, बिकॉज उनका इतना ना एक्सपोर्ट होता जितने फैक्टर। दूसरा, स्टॉक मार्केट से लगातार पैसा, यहाँ से 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसी साल में पैसा स्टॉक मार्केट से एफआईआई से और एफपीआई से निकाला है। उसकी वजह सवाल से तो डॉलर यही की है ना डिमांड शरद जी, बनी रही। सवाल ये है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पैसा क्यों निकाल रहे हैं? और दूसरा, जो सुरजीत भल्ला ने कहा कि मैं एक जरूरत इस समय मिनट सर्जरी की जवाब है, दे हम दूं। बैंडेज लगा रहे हैं। नहीं, एक मिनट। सुरजीत भल्ला को भगवान नहीं है, पहली बात तो। सुरजीत भल्ला को आप कोर्ट ऊपर मैसेज आ रहा है, लेट अस नॉट गो ओवरवेटेड सुरजीत भल्ला, कि सुरजीत भल्ला ने जो कह दिया वो गोल्डन वर्ड्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो एवरी भारत मैंने कहा सरकार ने उनको मैं आईएमएफ भेजा, राइट? हाँ भेजा था जिस जमाने में, तो अब वो वहां से छूट के दोबारा आना चाहते होंगे। जब कुर्सी छोड़ दी तो अब उनको ये गम रहता है भाई दोबारा हमको लें, अब तो मौका मिल गया है। ये उनकी अपनी मर्जी है ना। हर इकोनॉमिस्ट की अपनी अपनी होती है। आपने मेरे से सवाल ये किया कि जी क्यों एफआईआई चल रहे, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। भारत में जो पीई थी, पीई जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, वो भारत में ईयर इकोनॉमी, एशिया है, कोरिया है, इनके मुकाबले हमारी पीई ज्यादा रही है, क्योंकि हमारी ग्रोथ की रफ्तार और भारतीय मार्केट थोड़ी महंगी हो गई थी। मार्केट महंगी हो गई थी, यहाँ मैं नहीं कर रहा मार्केट। दूसरी बात, कोविड के दौरान इन निवेशकों ने पैसा लगाया था। 2019 में, 2020 में पैसा लगाया था। 100 रुपए कहीं पर, और मुझे अगर 150 रुपए मिल रहा है तो मुझे, ये तो आप मेरे से छीन नहीं सकते। मैं पैसा कमाने आया था ना यहाँ पर, मैं यहाँ पर चैरिटी करने नहीं, मैं लगा पैसे को। तो इफ आई एम बुकिंग प्रॉफिट एज ए बुक करके, मैं वियतनाम में अगर पीई कम है तो मैं वहां लगा दूंगा, मैं चाइना में तो मैं वहां लगा दूंगा। तो ये पैसा रोटेट होता रहता है। इनको जो भी मार्केट देती है, इनकी वैल्यूएशन इनको कम दिखाई देती है, वहां पर ये एफआईआई और एफपीआई पैसा। पर इसमें अच्छी बात क्या है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपने जिक्र किया है, इस स्टॉक मार्केट में इन विदेशी संस्थागत निवेशकों की जो डिपेंडेंस है, दैट वाज अबाउट 25% एट वन पॉइंट ऑफ। आज ये गिर
16% तक आ गई. There is more of in the market, which shows that are maturing now. इसी 21 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट हो चुके हैं, तो हम मैच्योर हो रही है. मैं देखता हूँ उन लोगों के पैसा निकालने में रुपए पे प्रेशर. और सिद्धांत मुझे लगता है सभी इकोनॉमिस्ट इस बात को जानते हैं, इसी बात पे बोलने जा रहा हूँ कि रुपए का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना तराजू तो एक ही बात है. रुपया कमजोर हो रहा है, पर प्रिंसिपली स्पीकिंग दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. वेदर रुपी इज वीकनिंग और डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. एक डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें 6 करेंसी चाहूंगा. यूरो है, पाउंड है, जापानीज येन है और स्विस फ्रैंक है और स्वीडिश क्रोमा है, कनेडियन डॉलर. इन 6 को मिलाकर एक डॉलर इंडेक्स बनती है. आपने सुना होगा. ये इंडेक्स लड़ाई से डॉलर इसके मुकाबले नापा जाता है. लड़ाई से पहले ये करीब 96 पास थी. और मैं ये बता दूं इसमें माइनर सा भी मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट माना जाता है. इस वक्त ये इंडेक्स 99 और 100 के बीच में घूम रही है. ये इस बात को बता रही है क्योंकि पेट्रो कहते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल आपको पता है जीसीसी के साथ ये कि आप लेंगे तो मिडिल ईस्ट से तो डॉलर में लेंगे, वहां से डॉलर में ही जाएगा. तो डॉलर्स की वजह से डॉलर में ज्यादा है, डॉलर की वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है. तो ज्यादा से इस समय आपको डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले भारतीय करेंसी के आपको मजबूत दिखाई दे रहा है. अब आपका जो सवाल था क्या इसको और गिरना चाहिए. वी आर नॉट एन इकोनॉमी. तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चाइना देशों जानबूझ के डिवैल्यूएशन भी एक समय में करी हुई है. आप जानते होंगे इस बात को, बहुत दिन नहीं बीते उसको. अगर ये यहाँ से और गिरता रहा, का कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा. इसका महंगाई जो आम आदमी तक पहुंचती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं. कुछ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, वो तो डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है आपकी है. प्लस इसका रिपलिंग और कैच जो इंडस्ट्री उन डील कर रही है जिनके पास इनपुट्स इंपोर्टेड है, उन फर्क पड़ेगा. और हमें देखने को मिल रहा है, आप देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स आपकी इस बात कर रही है कि 8.3 पे हम इस प्राइस होलसेल प्राइस इंडेक्स के बढ़ने का मतलब है जिसमें 65% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है. तो अगले 2-3 को ये रिटेल में दिखाई देगी. तो मुझे लग रहा है रुपए का गिरना चिंता इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बन रहा है और गिरता रहा. अब आरबीआई तो आपको देखने को मिलेगी. अब आरबीआई की बात करते हैं. मैं इससे कंक्लूड कि आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को सामने आना पड़ा, 7 अपील करनी पड़ी. उन सारी अपील्स में कॉमन क्या था? फॉरेन एक्सचेंज को बचाइए. आई थिंक चाहे फर्टिलाइजर की बात थी, चाहे एडिबल ऑयल की बात थी, डेस्टिनेशन वेडिंग की बात थी, सोना 1 साल तक ना खरीदो. जितनी थ्रेट था कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे साथ के एक नॉर्मल सिचुएशन में 11 महीने के एक्सपोर्ट को कवर करते हैं. पर जब आप क्रूड ऑयल $60, $110, $105 का ले रहे हैं, तो नेचुरल बात है वो जल्दी खत्म होंगे, जल्दी तो में ही खर्च हो जाएगा. तो प्रधानमंत्री जी को सामने इस बात. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर रुपया आरबीआई किया, क्योंकि आरबीआई को लगा, पिछले कुछ दिनों की बात कर रहा हूं, हालांकि आज और कल में आरबीआई का इंटरवेंशन सामने आया है जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि वो खर्च नहीं करना चाहते थे उसको इस काम के लिए, बिकॉज इट वाज टू प्रेशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल. तो आरबीआई इंटरवीन करेगा, रुपया स्टेबलाइज हो जाएगा. पर आरबीआई इसको थोड़ा सा प्रिजर्व करके चल रहा है. तो आई थिंक रूपी, और इसके लिए मैं चाहूंगा हम लोग खाली क्रिटिसाइज और अप्रिशिएट करने की बजाय अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें, मुझे लगता है वो कारगर. 2 सुझाव मेरे पास है. पहली बात, भारत को इस समय एनआरआई बॉन्ड्स निकालने चाहिए जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रखिए. आप 8%, 9% पे उस पे इंटरेस्ट, और इस बॉन्ड्स के जरिए आप बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी तैयार बैठे हैं, आपको उनको आपको यहाँ पर फॉरेन कैपिटल आप और अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे. तो ये 2 सुझाव हैं जिससे मुझे लगता है हमने कैलकुलेट किया था कि हम बहुत ही कम टाइम में 50 से $100 बिलियन तक यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं अगर हम एनआरआईज के लिए ऐसी स्कीम निकाल दें. और हम एफआईआईज को टैक्स के बारे में कुछ मेजर रिफॉर्म कर दें जिससे कि एफआईआईज के लिए पैसा यहाँ पर हो जाए. I think this is one of the solutions, but falling rupee beyond a certain level definitely be a cause for inflation. There is no doubt about it. शीतल जी, ये सवाल आपसे ले लेते हैं कि ये सारी बात जो अभी शरद जी ने कही, उन्होंने कहा कि रुपए के गिरने से इन्फ्लेशन का जो क्राइसिस है वो और गहराएगा.
लेकिन जो तमाम वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो कि 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और बाकी लोग जो सरकार के चीयरलीडर हैं, वो सब भी कह रहे हैं कि रुपया अगर और गिरे तो कोई इतनी बड़ी हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है, अब वो आपको लगता है कि सही है, या फिर वो सिर्फ बैंडेड है, सर्जरी की जरूरत है, जिसमें कि मोहनदास पाई जो सरकार के सबसे बड़े एडवोकेट हैं, वो भी कह रहे हैं कि बैंडेड सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं आर्थिक रूप से ऐसा अध्ययन करता नहीं हूं कि इसका बहुत सटीक जवाब दूं, तो इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं इसका राजनीतिक हिस्से पे बोलना चाहूंगा, जो मेरा विषय है। सरकार के लिए एक पॉलिटिकल मॉरल पोजीशन होती है, क्योंकि ऐसे बयान प्रधानमंत्री जी के लगातार सोशल मीडिया में क्वेश्चन बन के उनके सामने रखे जाते हैं, जिसमें वो 2012 से लेकर 14 के बीच, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और जब एक बार रुपया गिरा था बहुत तेजी से 67 तक गया था, फिर बाद में वापस हुआ 61 62 तक, तो उस समय जो उन्होंने बयान दिए थे, वो बयान राजनीतिक रूप से राजनीतिक प्रचलन में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब जब रुपया 100 वाला जो नंबर है, 100 का नंबर पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये जो भी विपक्ष में होगा वो इतनी तकनीकियों में पब्लिक के बीच न पब्लिक को ले जाता है न खुद जाता है। वो अगर 100 पे पहुंचा तो इसका राजनीतिक जो वो है नतीजा है, वो नुकसान कर सकता है। और एक ऐसे लेकिन समय में जब अर्थशास्त्री इसीलिए डिफेंस पहले से ही कह रहे हैं कि 100 के आंकड़े को भी पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना ज्यादा हाँ, इसीलिए ये सब वातावरण बनता है। लेकिन 100 का मैं पॉलिटिकल मामला समझ रहा हूँ कि वो कितना सरल होगा चौराहों पर या सभाओं में, गुमटियों में, और जहां हमारी राजनीतिक विमर्श की धाराएं रहती हैं, और इवन सोशल मीडिया पर और मीडिया में, वहां वो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं पॉलिटिकल चैलेंज की तरह सामने लहराएगा। उससे सरकारें या राजनीतिक रूप से जो लोग होते हैं, बचने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। आरबीआई के एक्ट को हम उसी नजर से देख सकते हैं कि वो बीच बीच में जो डॉलर डाल के रोकने की कोशिश कर रहा है, और जिस पर अब ये सब लोग दूसरी बातें कह रहे हैं और तर्क दे रहे हैं, वो उस पॉलिटिकल जरूरत के हिसाब से है। अर्थशास्त्र की जरूरत बिल्कुल भिन्न हो सकती है उससे, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इससे भविष्य में हमें आर्थिक फैसलों में हमारे हो सकता है हमें लाभ हो इससे। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, उसमें उनके लिए बहुत कठिन परिस्थितियां उनके सामने हैं, और इसलिए निश्चित तौर पर सरकार की ओर से प्रयास होगा कि या तो इसमें डाइवर्जन हो जाए, लोग इसकी जगह कुछ और बातें करने लगे, और या फिर ये न हो, अगर वो किसी तरह से इसको रोक सके। ये सरकार की मंशा हमें इसमें नजर आती है। मैं इसको पॉलिटिकली ही लेना चाहूंगा, क्योंकि आर्थिक रूप से आपने जैसा बताया भी और अन्य लोग भी बताते हैं कि विभिन्न धाराएं हैं, विभिन्न विचार हैं, विभिन्न लोग भी होते हैं इस तरह की चीजों की अलग अलग व्याख्या करने में। मैं उसमें गए बिना मैं इसके पॉलिटिकल इशू पर ही अपनी बात रख के आपसे विदा लूंगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शरद कोहली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही शीतल पी सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की पूरी कोशिश है, सरकार पूरा एफर्ट कर रही है कि रुपये का जो गिरना है उसको कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि रुपया और ज्यादा गिरा तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है, जो नैरेटिव है, उससे सरकार के नैरेटिव पे असर पड़ेगा। साथ ही महंगाई के बढ़ने से आम जनता जो है उसके दिनचर्या पे असर पड़ेगा, और वो शायद आम जनता का गुस्सा सरकार नहीं उठाना चाह रही है। लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं, उनका ये मानना है कि रुपया अगर और गिरता है, जो अरविंद पनगड़िया कह रहे हैं कि रुपये के गिरने से कोई इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन कैपिटल है, उसको चीप रुपीस खरीदने में आसानी होगी। साथ ही इससे जो आरबीआई जो पैसे को ब्लीड जो कर रहा है, उसको रोकने के लिए, डेप्रिसिएशन रोकने के लिए जो पैसे खर्च कर रहा है, वो भी कहीं कम खर्च करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि सरकार को इस क्राइसिस के समय में संभल कर कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि भारत की इकोनॉमी पे जो वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट पड़ा है, असर पड़ा है, उसके इम्पैक्ट को वो मिनिमाइज कर सके आम जनता के लिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए पहले के साथ।
has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.